आम आदमी पार्टी का अधिकार है, वो उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और केजरीवाल और उनकी टीम ना धूर्त तो बहुत है। सबसे पहले ये 2:30 बजे रात में गिरफ्तारी के तुरंत बाद कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट ही गए थे ना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है आइए हम सुनवाई करते हैं, तो तुरंत पतली गली से बाहर निकल गए, क्योंकि वो जानते थे कि रिजेक्ट तो करेंगे ही, ये गिरफ्तारी को बोलेंगे ही कि जायज है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाले दरवाजे को खटखटा के बाकी के ऑप्शंस को क्यों बंद किया जाए? तो ये जाएंगे, इनका अधिकार है। लेकिन जैसे कि आज उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को बिल्कुल जायज ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी। और फिलहाल 15 अप्रैल तक जेल में है ना, तो मुझे लगता है कि तिहाड़ की रोटी का स्वाद 15 अप्रैल तक लेना चाहिए। अच्छा, एक तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि चुनाव में जनता जो है गिरफ्तारी की जो है सो वो जवाब देगी वोट के रूप में, और वहीं पे ईडी का कहना है हाई कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मास्टरमाइंड हैं। इस दोनों चीज़ों में तालमेल नहीं बैठ रहा है, कैसे देखते हैं? ईडी ने अगर एक सिटिंग सीएम पे हाथ डाला है, अगर इनकी भाषा में बात करें तो उसने बिना किसी पुख्ता सबूत के नहीं ऐसा काम किया होगा। इतना बड़ा रिस्क ईडी अपने छवि पे नहीं लेगी। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक संस्था है। आम आदमी पार्टी आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन ईडी वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो वो उसने बिल्कुल ऐसे ही तो पैतरा नहीं फेंका होगा, एक बात। और आपने कहा कि जनता और चुनाव और ये सब, लोकसभा का चुनाव है ना अभी, कितने सीट है आम आदमी पार्टी के पास? अरे दिल्ली की छोड़िए, पूरे भारत में आम आदमी के कितने एमपी हैं? तो जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, वो जानती है कि इस लोकसभा इलेक्शन में उसको क्या करना है। और जिनको गाली दे करके अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ मोटी मोटी फाइल्स की पोथी लहरा लहरा के पॉलिटिक्स में एंटर किए, उन्हीं के साथ आज गलबहियां करके और भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जनता मूर्ख है क्या? आप जिसको गाली दे करके आप अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत किए, उसी के साथ आज हाथ मिला करके जनता से अगर वोट मांगेंगे, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आपको वोट देने वाली है। लेकिन केजरीवाल कह लीजिए या फिर पूरी पार्टी का कहना है कि भाई साहब हमें इस पूरे प्रक्रिया पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार व्यक्ति है, और उनको फंसाने की जो साजिश मोदी जी कर रहे हैं वो उनका पर्दाफाश हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाते ही। क्यों बाकी जो न्यायालय है, जो न्यायाधीश ने जिन्होंने गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिन्होंने गिरफ्तारी को सही बताया, गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया, जिन्होंने गिरफ्तारी को सही बताया, क्या वो मूर्ख थे? ये क्या बात करते हैं? इनके नजर में जो सिर्फ सीजेआई है वही है क्या एक कट्टर ईमानदार? और ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर दे रहे हैं, तो जिस शराब घोटाले में या जेल के अंदर हैं, उस नीति को इन्होंने बंद क्यों किया? अगर वो नीति इतनी ही अच्छी थी और दिल्ली की जनता को लाभ दे रही थी, राजस्व बढ़ा रही थी, तो इन्होंने क्यों उस नीति को बंद किया? और आपको एक बात और आपकी जनता को एक बड़ी अच्छी बात मैं बताती हूँ, ये हमेशा गाली देते रहते हैं ना कि प्राइवेटाइज कर दिया मोदी ने, अडानी अंबानी को एयरपोर्ट बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया। शराब जो विभाग था उसका 60% जो ठेके का डिस्ट्रीब्यूशन था इनकी शराब नीति से पहले वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास था। 40% सिर्फ था वो प्राइवेट लोगों के पास था। ये ऐसी शराब नीति लेके आए थे कि पूरा 100% ठेका, एक ऐसा विभाग जो राजस्व की कमाई कर रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था दिल्ली गवर्नमेंट को, उसका पूरा प्राइवेटाइज करके 100% जो है वो ठेकेदारी अपने प्राइवेट के हाथों में दे दिया। आपने क्या प्राइवेटाइजेशन नहीं किया? और घोटाले उसके बाद एक पे एक फ्री और पता नहीं क्या क्या। ये लोकसभा तो हारेंगे ही, अगला विधानसभा 25 आम आदमी पार्टी इनकी जो है वो लुटिया डूबने वाली है। अच्छा मैम, संजय सिंह की अगर यदि हम बात करें, संजय सिंह भी बाहर जब से आए हैं तब से वो लगातार सरकार और ईडी जैसी संस्थाओं पे जो है वो प्रहार कर रहे हैं, और ऐसे में ईडी जो है वो अपने सबूत दे रहे हैं, और कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है वो पर्याप्त है। लेकिन संजय सिंह का कहना है कि भाई साहब इतने बड़े घोटाले में जो है वो भाजपा का हाथ है, और भाजपा ने सबसे बड़ा घोटाला किया इस शराब घोटाले में। साक्ष्य दे दें। पहले तो मान लिए ना कि शराब घोटाला हुआ है, अभी तक तो ये कह रहे थे कि शराब घोटाला ही नहीं है, अभी माने ना कि शराब घोटाला हो रहा है। और संजय सिंह बाहर है, सुनीता केजरीवाल कहाँ चली गई? सुनीता केजरीवाल जो हर दूसरे दिन वो मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ रही थी, वो कहाँ है अभी संजय सिंह के बाहर आने के बाद? कुछ नहीं होने वाला है। और अगर भाजपा ने किया है ये घोटाला तो आप साक्ष्य दे दीजिए, लेकिन
इनको भी जो जमानत मिला, न्यायालय ने क्या कह करके जमानत दिया? ईडी को कभी भी अधिकार है संजय सिंह की गिरफ्तारी करने का। पीएमएलए एक्ट के तहत जो इनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें ईडी अगर विरोध करती तो जमानत जो है वो खारिज हो जाती। ईडी ने विरोध नहीं किया। बात ये समझने वाली है, कल चाहे ईडी गिरफ्तार कर सकती है और ये जो लूप है ये बहुत लंबा, अब मुझे नहीं लगता खींचने वाला है। बस 2-4 महीनों की बात है और पूरा जो स्पष्टीकरण है इस शराब घोटाले का वो जनता के सामने होगा। अच्छा, एक आम नागरिक के नाते कैसे देखते हैं, क्या सही में अरविंद केजरीवाल के जेल के पीछे जो है भाजपा की हाथ है? क्या नरेंद्र मोदी जो है सही में जिस प्रकार का आरोप लग रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से डर गए हैं इसलिए उन्हें जो है चुनाव से पहले जेल में बंद करवाया है? ईमानदारी से डर गए हैं, ये क्या होता है? अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ईमानदार है, जैसा मैंने बोला, जिस शीला दीक्षित और सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत लाने का दावा कर करके ये अलमारी में, लकड़ी की अलमारी में ना फोटो बना बना करके फोड़ते थे, उसमें से फाइल निकालते थे। पूरी वीडियोस जो है वो इंटरनेट पे अभी भी वायरल हो रही हैं। तो ये तो वो है, कौन सी ईमानदारी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके आप सत्ता में आते हैं। आप जो है वो दिल्ली की जनता जिसको चुनती है, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके भाजपा को हराने के लिए आप उसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने चले गए और वो भी मिले तो आधे अधूरे मिले। कौन सी ईमानदारी भाई? दिल्ली में एक साथ लड़ेंगे, पंजाब में एक दूसरे का गर्दन काटेंगे। जनता ये मूर्ख नहीं है, वो सब समझ रही है कि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो मनीष सिसोदिया को सरकार आने से पहले क्या कहा करते थे? मनीष सुन लो, अगर तुम्हारा नाम भी किसी घोटाले में आया ना तो साबित हो उससे पहले जो है तुम्हें रिजाइन करना होगा। और सही बात है, मनीष सिसोदिया का तो रेजिग्नेशन ले लिया, सत्येंद्र जैन का ले लिया, सारे मंत्रियों का तो ले लिया, अपना क्यों नहीं दिया? आपको ईमानदार तब समझा जाता जब आप बोलते कि मैंने कुछ नहीं किया, जब आपको स्वयं अपनी ईमानदारी पे भरोसा होता। आपको तो स्वयं ही अपनी ईमानदारी पे भरोसा नहीं है, तो आप क्यों इस्तीफा देंगे? आपको तो सत्ता की मलाई चाटनी है, आप चाटिए, लेकिन ये लास्ट ही 8-10 महीने जो बच गए हैं दिल्ली इलेक्शन को, तब तक ही है, बाकी अगली बार तो नहीं आने वाले। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के हिसाब से या फिर आम आदमी पार्टी के हिसाब से, जैसा कहा जा रहा है कि इनको विधानसभा के चुनाव तक ये भाजपा का साजिश है कि जेल में रखा जाए, क्या लग रहा है केस इतना लंबा जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस जो है सो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में पटखनी दे देंगे, तो जब दे देंगे तो क्यों बोल रहे हैं कि विधानसभा तक उनको जेल में रखा जाएगा? दो में से एक ही बात हो सकता है ना, या तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि नहीं भाई ईडी ने गलत गिरफ्तारी की, इनको रिहा किया जाए, या फिर जेल में रहेंगे। जो भी होगा वो किसके आदेश से होगा? भाजपा के आदेश से होगा कि मोदी के आदेश से होगा? न्यायालय के आदेश से होगा ना। और न्यायालय किस बेस पे होकर के कोई भी निर्णय सुनाती है? संविधान है, संविधान के बेस पे ही कोई भी निर्णय सुनाती है ना। तो ये जब संविधान है, न्यायालय है और ये पूरी प्रक्रिया उसी संवैधानिक प्रक्रिया के अंडर चल रही है, पूरा मामला एक राष्ट्रीय संस्था के पास है जिसकी सुनवाई जो है वो न्यायालय कर रहा है, तो बीच में भाजपा और मोदी ये कहां से आ गए? ये बीच में ये समझ गए हैं कि इनकी जो है वो दाल जो थी वो बिगड़ गई है, वो जल गई है। तो बस अब ये कुछ भी बोलेंगे, इनको बस टाइम जो है वो खींचना है लोकसभा का और उसके बाद विधानसभा का। लेकिन कुछ जो अरविंद केजरीवाल के या फिर विपक्ष के समर्थक है उनका कहना है कि जितने भी बड़े संस्था है देश के अंदर उस सब पर से अब लोगों का विश्वास उठते जा रहा है और आज ही कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है सबूत पर्याप्त है ईडी के पास। उसके बाद भी जो है लोग ट्विटर पे फेसबुक पे लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो चीज़ हो रहा है उस पर कोर्ट या फिर ईडी जैसी संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठते जा रहा है। भारत की लगभग 3 करोड़ जनता ट्विटर पे है। ये 3 करोड़ जनता और उसमें इनके भी जो भी 20-30% वाले होंगे वो भारत की जनता का मन बताएंगे और भारत के भाग्य का जो है वो निर्णय करेंगे। ये सोशल मीडिया पे ही लड़ सकते हैं, लड़िए,
जनता के बीच अभी ईडी सीबीआई बोल रहे थे, अभी लास्ट जो 3 स्टेट का इलेक्शन हुआ, सारे सीट पे मध्य प्रदेश में जमानत क्यों जब्त हुई? आम आदमी पार्टी के हर एक सीट पे नोटा से भी कम वोट मिले हैं कई सीट्स पे। तो जनता के मन में क्या है ये ट्विटर नहीं बताएगा, ये जनता अपने वोट के माध्यम से बता रही है और आगे भी बताएगी। अच्छा मैम, अगर यदि अरविंद केजरीवाल चूंकि इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक के रूप में है, अब वो जेल में है, इधर जो है सो कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो भी आया, उसका विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मैनिफेस्टो का विरोध जो हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? क्या सही में मैनिफेस्टो को जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये जो है सो पूरे भारत के लोगों को एक साथ लेकर के चलने वाला नहीं है? कई लोग जिन्ना से कंपैरिजन कर रहे हैं इस मैनिफेस्टो का, कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? भारत का सबसे पहला जातीय जनगणना हुआ था 1931 में, आपकी जनता को ये जानना बहुत जरूरी है। उस समय जो जातियों की संख्या निकल करके आई थी वो लगभग 3000 जातियां थी भारत में, 1931 की बात कर रही हूँ। उसके बाद जातीय जनगणना हुई लास्ट जो ये हमारे मनमोहन सिंह थे उनके कार्यकाल में। जातीय जनगणना को इन्होंने बाहर क्यों नहीं किया, उसकी रिपोर्ट को बाहर क्यों नहीं किया, आपको पता है? जातियां निकल के आई थी लगभग 10.25 लाख के करीब में। तो बांटने का काम, और फिर ये उसी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो बांटने और तोड़ने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है ना। और ये जातियों में बांट करके करना क्या चाहते हैं? पहले तो ये स्पष्ट कर दे, ये कुछ नहीं करना चाहते, ये सामाजिक तौर पे भारत को जो है वो तोड़ना चाहते हैं। और आपने अभी बात कही मुस्लिम लीग और जिन्ना की, बहुत एक आश्चर्य वाली बात भी है और हंसी वाली भी बात है। 1946 में आजादी के हमारे लगभग 1 साल पहले एक अंतरिम सरकार बनी थी नेहरू के नेतृत्व में। अक्टूबर 1946, सब जाकर के डेटा चेक कर लेना। उस सरकार में शामिल किया गया था मोहम्मद जिन्ना को, अली जिन्ना को वित्त मंत्री के रूप में। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ये गलबहियां तो उसी समय तो सरकार का हिस्सा बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। और आज जो इनके मैनिफेस्टो में 9 पॉइंट्स स्पेशली सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हैं, तो आज के डेट में आप भाजपा को छोड़िए, मैं तो एक आम जनता हूं, मैं क्यों नहीं कंपैरिजन करूंगी? आप हिंदू जो समाज है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और एक विशेष धर्म और मजहब के लिए आप अपने मैनिफेस्टो में जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। और नहीं भूलना चाहिए ये वही कांग्रेस है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट देती है, शाहबानो केस। और राजीव गांधी ने उस समय क्या कहा था? मैं एक राजनीतिक पार्टी से हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा काम समाज सुधार करना नहीं है, जाकर के सभी चेक कर लेना। तो इस विचारधारा की पार्टी से हम क्या अपेक्षा करेंगे जब हम इनकी हिस्ट्री उठा करके देखते हैं, इनके सारे जो है वो वक्तव्यों को देखते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार अभी हाल में, तो जनता मूर्ख नहीं है ना, जनता समझ रही है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। जनता समझ रही है, उसी को लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टो हमने बनाया है ये एकदम क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है, लोगों का खूब सारा प्यार मिल रहा है। 12 बजे 12:30 बजे रात को वो वीडियो शूट करके डालते हैं कि भाई साहब इतने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो जो हमने बनाया है, इसके समर्थन में लोग जो है कह रहे हैं, तो हमने वीडियो बना के उनका धन्यवाद दिया है। तो आपको लग रहा है इस मैनिफेस्टो के हिसाब से 2024 का इलेक्शन जो है वो लड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल जो है जीत तय हो जाएगी कांग्रेस की? बिल्कुल जीत तय नहीं होगी। और 12:30 बजे ना वो इंसोम्निया के पेशेंट है, उनको घबराहट से नींद खुल जा रही होगी कि पिछली बार तो 40 आ गया, इस बार 4 भी आएगा कि नहीं। उनकी नींद इस वजह से टूट रही होगी और वो वीडियो शूट करके डाल रहे हैं। जनता बार बार मैं कहती हूँ इतनी मूर्ख नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं, और जितना इन्होंने पिछले 6-6.5 दशकों में कांग्रेस के कार्यकाल में जितना बना दिया है जनता को मूर्ख, आज की जनता वो नहीं। और इतनी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फैक्ट चेक्स करने के लिए, जो फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारी जो है वो आप पहले जनता को नहीं पता होता था, आज इंटरनेट है, आपको जनता को किसी नीति पे, किसी बात पे, किसी तथ्य पे थोड़ा सा भी डाउट होता है वो तुरंत फैक्ट चेक कर लेती है। तो अब जनता को मूर्ख बनाना नामुमकिन है, और अब की बार ये दहाई का आंकड़ा पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। अच्छा, सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बयान दिया है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, और कांग्रेस की सरकार आएगी तो मिडिल क्लास पे जो है वो टैक्स हम बढ़ा देंगे, मिडिल क्लास लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, तो ये किसकी पार्टी से है सैम पित्रोदा? कांग्रेस के हम नेता हैं। अच्छा, तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राहुल गांधी क्या करते थे कि गरीबी सिर्फ एक मानसिकता है,
आपको अगर याद हो 2019 के पहले का चुनाव का उनका ये बहुत वायरल हुआ था, तो जिनके लिए तो उन्होंने गरीबों के लिए कहा था कि गरीबी कुछ नहीं होती है भैया, गरीबी तो एक मानसिकता है, आपने सोच लिया कि आप गरीब हैं तो आप गरीब हो गए। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। तो उसी को एक कदम आगे बढ़ा करके ये सेम चीज को इन्होंने जो है वो मिडिल क्लास के लिए बोला है। और ये हमेशा कहते रहते हैं अदानी अंबानी की सरकार। आप क्या कह रहे हैं? आपने टैक्स बढ़ाने की बात व्यापार के लिए क्यों नहीं कहा? आपने इनकम टैक्स मिडिल मैन जो मिडिल इनकम के लोग हैं, मिडिल इनकम के लोगों के लिए टैक्स बढ़ाने की बात क्यों नहीं की? आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम जो बिजनेस क्लास है या जो मतलब बिजनेस क्लास नहीं बिजनेसमैन है, उन पे भी बहुत तरह के टैक्स लगते हैं, आपने उस टैक्स को बढ़ाने की बात क्यों नहीं की? आप अगर सच में आर्थिक बोझ अगर मिडिल क्लास की कम करना चाहते तो आपने ये क्यों नहीं बोला हम ऐसी नीति लेकर के आएंगे जिसमें और ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे टैक्स देने के लिए, टैक्स पेयर के रूप में? आपने ये बात क्यों नहीं कही? अब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मिडिल क्लास जो है वो आपको वोट देगा, तो इससे बड़ी मूर्खता तो आपकी और कुछ हो ही नहीं सकती। मैम, जहाँ तक 400 पार की बात है, क्योंकि बहुत पहले से ही जो पूरे बीजेपी है, जो एनडीए है, वो अब की बार 400 पार की राजनीति कह रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई साहब ये 400 पार अगर यदि विकास के मुद्दे पे लड़ा जाए तो 200 सीटें भी मिलना मुश्किल हो सकता है इस बार बीजेपी के लिए। मुद्दा कौन बनाता है? विपक्ष को मुद्दा बनाना है। अगर आपको लगता है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, आप जनता के बीच में जाकर के अगर जनता आपकी बात नहीं समझ पा रही है तो आप जनता को समझा क्यों नहीं रहे हैं? आप मुद्दे तो आप चेंज कर रहे हो। आज आचार संहिता लगा हुआ है और टीएमसी और आप आम आदमी पार्टी ये क्या दिल्ली की सड़कों पे अभी जो है वो नाटक कर रहे हैं? ईडी और सीबीआई के हेड को बदलो। आचार संहिता में क्या केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो जो है वो उसके हेड को, ईडी और सीबीआई के हेड को बदल देगी? तो जनता का समय कौन नष्ट कर रहा है? जनता को बरगलाने का काम कौन कर रहा है? पूरा इंडी गठबंधन कर रहा है। तो 400 पार तो जाएगा ही जाएगा और इस बार इनको अपनी असली क्षमता का भी एहसास हो जाएगा कि ये आधे अधूरे जो मिले हैं ना, क्योंकि कहीं तो एक दूसरे का गर्दन काट रहे हैं, कहीं एक दूसरे से शेक हैंड कर रहे हैं, तो आधे अधूरे से ये जो मिले हुए हैं ना, ये मिल करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 400 पार क्यों मतलब मांग कर रहे हैं, क्यों जनता से अपील कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि बड़ी तैयारी हो रही है संविधान बदलने की। संविधान बदलने की बात नहीं होती है, संविधान में संशोधन की बात होती है। संविधान को तो इंदिरा गांधी ने बदला था इमरजेंसी लगा करके, जब मूल प्रस्तावना को ही बदल दिया गया था। आपने सुना है आज तक किसी भी देश में जिसके मूल प्रस्तावना को बदल दिया गया हो और धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द जिसने समाज को खोखला कर दिया वैसे शब्द सिर्फ तुष्टीकरण के लिए जो है वो लगा दिए गए हों? तो संविधान एक्चुअली बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। और अगर भाजपा ने नारा दिया है 400 पार, तो निसंदेह रूप से इसमें ऐसी चीजें, ऐसे प्रावधान लाने का विचार बिल्कुल होगा जो जनता के हित में ही जाएगा। समाज को जोड़ने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए कोई भी संशोधन या कोई बदलाव नहीं आने वाला है, जैसे कि कांग्रेस आज तक करती आई है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।